हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स गुरु नितिन भटनागर अपने नेक्स्ट सेशन में आपके साथ हूँ। आज हम लेकर के चलेंगे न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम और उसके ऊपर आधारित बहुत सारी ऐसी घटनाओं की व्याख्या करेंगे जो डेली लाइफ में हमें देखने के लिए मिलती हैं। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो बहुत छोटे बचपन से हमारे दिमाग में क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा उत्पन्न करती रहीं। उस समय तक हमें उनका संज्ञान नहीं था। तो आज हम उन्हीं सारी घटनाओं की व्याख्या, उन बहुत सारी ऐसी घटनाओं की व्याख्या, बहुत सारी ऐसी रोचक बातों की आपके सामने एक्सप्लेनेशन करेंगे जो आपने आज तक अपने चारों ओर देखी होंगी। तो आइए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का अपना एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम और उसके ऊपर आधारित उसके अनुप्रयोग। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन। सबसे पहले शॉर्ट ब्रीफिंग ले लें। न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम है क्या? न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम कहता है कि किसी वस्तु पर कार्यरत बल उसके रेखीय संवेग परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी वस्तु पर जितना ज़्यादा बल कार्य करेगा उतना ही उसका रेखीय संवेग परिवर्तन की दर अधिक होगी, या इसके हम इन्वर्स कहें कि जितना रेखीय संवेग परिवर्तन की दर कम होगी उतना ही वस्तु पर बल कम कार्य करेगा। तो ये कहता है F प्रोपोर्शनल टू dp अपॉन dt, यानी बल रेखीय संवेग परिवर्तन की दर है dp अपॉन dt, उसके अनुक्रमानुपाती है। प्रोपोर्शनल साइन हटाएं तो एक कांस्टेंट ला रहे हैं हम स्मॉल के, और जहां स्मॉल के है एक अनुक्रमानुपाती नियतांक, और अधिकांश SI पद्धति और अधिकांश पद्धतियों के लिए इसका प्रैक्टिकली मान आता है 1। तो आ जाता है F इजिकल टू dp अपॉन dt। F है वस्तु पर लगने वाला बल और dp अपॉन dt उसके रेखीय संवेग परिवर्तन की दर। इसी सूत्र से हम लिखें तो F इंटू डी टी इजिकल टू डी पी। तो यहाँ पर उन घटनाओं की व्याख्या करने से पहले हम एक मेन टर्म समझ लेते हैं। किसी भी वस्तु पर हम चाहते हैं कम बल कार्य करे, तो कम बल कार्य करने के लिए dp अपॉन dt यानी रेखीय संवेग परिवर्तन की दर क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। रेखीय संवेग परिवर्तन की दर कम कब हो सकती है? dp तो रेखीय संवेग में परिवर्तन है। अगर ये हम नहीं बदल सकते वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन, तो हम बदल सकते हैं dt, यानी उस संवेग के परिवर्तन में होने वाला समय। अगर इस पूरी क्वांटिटी को घटाना चाहते हैं तो क्या होना चाहिए? dt का मान यानी लगाए गए समय का मान अधिक हो जाए। जितना dt का मान बढ़ता चला जाएगा, dp अपॉन dt यानी रेखीय संवेग परिवर्तन की दर घटती चली जाएगी और उसके कारण वस्तु पर लगने वाला बल भी कम होता चला जाएगा। तो यही मूल इन सब घटनाओं की व्याख्याओं का रीजन है कि यदि वस्तु के रेखीय संवेग परिवर्तन में होने वाले समय को बढ़ा दिया जाए तो वस्तु के रेखीय संवेग परिवर्तन की दर कम हो जाएगी और उसके कारण वस्तु पर लगने वाला बल भी कम हो जाता है। तो अब हम उन सारी घटनाओं की व्याख्याओं को लेकर के चलते हैं। सबसे पहली हम घटना ले रहे हैं, सबसे पहला उदाहरण हम ले रहे हैं, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। क्रिकेट का खिलाड़ी गेंद को लपकते समय, इट मीन्स कैच करते समय, अपने हाथों को पीछे खींच लेता है। जब क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को कैच कर रहा है तो गेंद आ रही है, वो सीधे हाथ से इस तरह कैच नहीं करता, वो हाथों को पीछे की ओर ला करके, पीछे की ओर खींचकर हाथों को, गेंद को तब कैच करता है। क्या कारण है इसका हम समझते हैं। मान लीजिए ये गेंद m द्रव्यमान की गेंद आ रही है v वेग से, तो यहां वस्तु का यानी इस गेंद का जो संवेग हुआ, रेखीय संवेग p बराबर हो गया mv, और खिलाड़ी इस गेंद को रोकना चाहता है यानी वेग शून्य करना चाहता है, तो अंतिम संवेग कितना हो गया? 0। p बराबर mv, वेग शून्य हो गया। तो इसका मतलब है डेल्टा p संवेग में परिवर्तन p1 माइनस p2 बराबर सिंपली आ जाएगा mv। तो हम वस्तु के संवेग में यानी इस गेंद के संवेग में mv परिवर्तन कर रहे हैं। अभी हमने पढ़ा था F बराबर है डेल्टा p
अपॉन डेल्टा टी या dp अपॉन dt कह सकते हैं। तो संवेग में परिवर्तन तो इतना ही करना है, चाहे वो गेंद को अचानक रोक ले या हाथों को पीछे ला करके समय बढ़ा ले। समय बढ़ा देने से क्या होगा, इस रेखीय संवेग परिवर्तन की दर और वस्तु यानी गेंद द्वारा हाथों पर लगाए गए बल में कमी आएगी, जिससे उसके हाथों पर चोट लगने की संभावना कम होगी। तो इसीलिए वो खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है। तो अगर इसको हम डिफाइन करें, इसको एक्सप्लेन करें, तो खिलाड़ी हाथों को पीछे खींचकर गेंद के संवेग परिवर्तन में लगे समय को बढ़ा देता है। और जब समय बढ़ा देता है तो इससे रेखीय संवेग परिवर्तन की दर हो जाएगी कम। अतः रेखीय संवेग परिवर्तन की दर कम हो जाने के कारण खिलाड़ी के हाथों पर गेंद द्वारा लगाए गए बल में कमी आ जाती है। गेंद द्वारा लगाया गया बल कम हो जाता है और उसे चोट लगने की संभावना कम हो जाती है। तो सिंपली इस घटना के अंदर उसके हाथों पर लगाए गए बल में कमी आ गई है। चूंकि समय बढ़ गया है, समय बढ़ने से रेखीय संवेग परिवर्तन की दर कम हो गई है। दर कम हो जाने से गेंद द्वारा व्यक्ति के हाथों पर लगाए गए बल में कमी आ गई है और यही वो चाहता है कि उसके हाथों पर कम से कम बल और उसके कारण चोट लगने की संभावना कम हो। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था कि क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को लपकते समय, गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों खींच लेता है। इसी वैरायटी के कई और क्वेश्चंस आएंगे, तो उनको हम लेकर के चलें। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल हम इसी वैरायटी का लेकर के चलते हैं। जितने भी चाइना वेयर्स हैं, कांच के कॉस्टली आइटम्स हैं, कीमती सामान हैं, उनको हम या तो कागज़ के अंदर या फूस के अंदर या थर्मोकॉल शीट्स के अंदर हम उनको लपेट करके रखा जाता है। तो क्यों? कांच के सामानों को कागज या फूस में लपेटकर क्यों रखा जाता है? तो जब कांच के सामान को, चाइना वेयर्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, भेजा जाता है, तो वो सामान अनइवन रोड से होकर के गुजरता है, तो जिसके कारण उनको झटके लगते हैं। या एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते समय या एक जगह से दूसरी जगह रखते समय उनके अंदर परस्पर टकराने की संभावना बनी रहती है, जिससे उन पर एक झटके लगते हैं और बल लगते हैं और उनके टूटने की संभावना बनी रहती है। यदि हमने उन्हें कागज़ या फूस के अंदर लपेट करके रखा है, तो ट्रांसपोर्ट करते समय, एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करते समय जो भी झटकों के द्वारा उन पर लगने वाला बल है, इन कागज या फूस के कारण उस बल को उन तक पहुंचने में लगने वाला जो समय है डेल्टा टी, वो बढ़ जाता है।
और जैसे ही डेल्टा टी समय बढ़ता है, रेखीय संवेग परिवर्तन की दर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी घट जाती है और रेखीय संवेग परिवर्तन की दर घट जाने के कारण जो लगने वाला है बल F वो घट जाता है और बल F घटने के कारण उनके टूटने की संभावना कम हो जाती है। तो इसलिए कांच के कीमती सामानों को कागज या फूस के अंदर ही लपेट करके रखा जाता है। इसी तरह से और कई सारे रीजन्स हो सकते हैं, उनको हम लेकर के चलें। वाहनों में स्प्रिंग के शॉकर लगाए जाते हैं। चाहे टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, उनके अंदर शॉकर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। और शॉकर्स क्या होता है, एक्चुअल में एक पाइप है, उसके अंदर एक स्प्रिंग सिस्टम है, एक लिक्विड फिल कर दिया जाता है। ये है हमारा शॉकर। मोटरसाइकिल में, फोर व्हीलर चाहे कार में देखें, सभी वाहन में ये लगे होते हैं। अलग अलग वैरायटी के होते हैं, अलग अलग क्षमता के होते हैं। तो ये जो शॉकर हैं क्यों लगाए जाते हैं, तो जब वाहन किसी अनइवन रोड से, टूटी फूटी रोड से गुजरता है तो सड़क द्वारा झटकों के द्वारा बल लगाया जाता है उन वाहन पर। तो कोई भी सड़क बल लगा रही है वाहन पर, उन वाहनों पर उन झटकों में गुजरते समय बल लगाया जाता है और उन स्प्रिंग सिस्टम, स्प्रिंग के शॉकर्स लगाने के कारण उन बलों के सड़क पर जो गुजरते समय उन वस्तुओं तक जो बल पहुंचने वाला समय है वो बढ़ जाता है। फिर वही कंडीशन डेल्टा टी बढ़ जाता है। डेल्टा टी बढ़ जाने के कारण संवेग परिवर्तन की दर घट जाती है और जिस कारण वाहन और वाहन चालक पर लगने वाले बल में कमी आ जाती है, जिस कारण से वाहन चालक और वाहन दोनों को, वाहन चालक को कम आभास होता है झटकों का या बल का। तो इसी कारण से वाहनों के अंदर स्प्रिंग या शॉकर्स लगाए जाते हैं। दोबारा समझ लीजिए, जब वाहन किसी सड़क पर, अनइवन रोड पर, टूटी फूटी रोड पर से गुजरता है या स्पीड ब्रेकर्स पर से गुजरता है तो उस समय बल लगाया जाता है वाहन पर उन झटकों द्वारा। सड़क के द्वारा झटके लग रहे हैं, उन झटकों द्वारा बल लगाया जा रहा है। हम शॉकर्स को लगा करके समय को बढ़ा देते हैं, उन झटकों के द्वारा लगे बल को वाहन और वाहन चालक तक पहुंचने में लगे समय को बढ़ने के कारण संवेग परिवर्तन की दर घट जाती है, जिसके कारण उस पर लगने वाले बल में कमी आ जाती है और वाहन चालक दोनों सुरक्षित रहते हैं उन झटकों से। इसी तरीके से और कई सारे रीजन्स लिए जा सकते हैं। तो नेक्स्ट लेकर के चलते हैं हम रीजन। यदि एक व्यक्ति समान ऊंचाई से एक बार तो सीमेंट के फर्श पर कूदे और एक बार रेत पर कूदे समान ऊंचाई से, ये हाइट समान है दोनों कंडीशन में, तो उसे सीमेंट के फर्श पर कूदते समय ज्यादा चोट का आभास होता है तुलना में फर्श रेत के पर कूदते समय। कारण क्या है? तो थर्ड रीजन है, यदि व्यक्ति समान ऊंचाई से रेत के फर्श पर कूदे तब उसे उसी ऊंचाई से रेत के ढेर पर कूदने की तुलना में अधिक चोट लगती है। क्यों? तो सिंपली किसी व्यक्ति को लगने वाली चोट उस व्यक्ति पर लगने वाले बल पर निर्भर करती है। ज़्यादा बल ज़्यादा चोट का आभास होगा, कम बल लगेगा कम चोट का आभास होगा।
तो जब व्यक्ति समान ऊंचाई से सीमेंट के फर्श पर या रेत पर कूदता है तो उसके द्वारा यहां टकराते समय वेग समान होता है, चाहे यहां कूदे या यहां कूदे। और चूंकि व्यक्ति का द्रव्यमान कांस्टेंट है ही है, तो इसका मतलब दोनों कंडीशंस में समान संवेग से वो टकराता है। और टकराने के बाद चूंकि संवेग शून्य हो जाएगा तो दोनों घटनाओं में संवेग परिवर्तन समान है। संवेग में परिवर्तन समान हो रहा है। अब व्यक्ति को लगने वाली चोट किस पर निर्भर कर रही है? बल पर। तो अगर अधिक बल कार्य करेगा तो अधिक चोट और कम बल कार्य करेगा तो कम चोट। तो जब व्यक्ति सीमेंट के फर्श पर टकराता है तो सीमेंट का फर्श सॉलिड यानी रिजिड है, ठोस है, तो वो तुरंत ही संवेग परिवर्तन उसका शून्य हो जाता है, यानी उसका वेग शून्य हो जाता है। समय बहुत कम होने के कारण सीमेंट के फर्श पर कूदते समय F बराबर डेल्टा P अपॉन डेल्टा टी, चूंकि सीमेंट के फर्श पर तुरंत वो वेग शून्य संवेग शून्य हो जाता है, तो डेल्टा टी बहुत कम होने के कारण संवेग परिवर्तन की दर बहुत अधिक और उस व्यक्ति के ऊपर लगने वाला बल बहुत अधिक होता है, जिस कारण उसे अधिक चोट लगती है। जब समान ऊंचाई से वो रेत के ढेर पर कूदता है तो रेत कुछ दूरी तक दब जाता है और उस कारण से वस्तु के यानी व्यक्ति के संवेग परिवर्तन में अधिक समय लगता है और अधिक समय होने के कारण संवेग परिवर्तन की दर कम और व्यक्ति पर लगने वाला बल कम हो जाता है, जिससे उसे कम चोट का आभास होता है। ठीक है, तो सारे फार्मूले एक ही उस पर एक्सप्लेनेशन है कि सिंपली जहाँ पर भी आप डेल्टा टी बढ़ा रहे हैं वहाँ पर लगने वाला बल कम हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से एक और रीजन लेकर के चलते हैं। ये गिवन किया गया है किसी भी धावक को, जो रेसर्स हैं, एथलीट्स हैं, जब वो रेसिंग करते हैं तो रेस पूरी कंप्लीट करने के बाद उनको तुरंत नहीं रुकना होता, उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वो धीमी गति से रुकें। कारण क्या है? तो किसी धावक को तीव्र गति से रेस पूर्ण करने के बाद धीरे धीरे रुकना चाहिए। आप बहुत सारे गेम्स आपको देखने का मौका मिला होगा या मिल सकता है भविष्य में, तो आप देखेंगे 500 मीटर, 200 मीटर, 800 मीटर, 400 मीटर अलग अलग रेस होती हैं। उसको कोई भी एथलीट्स यानी धावक रेसर दौड़ रहा है, रेस कंप्लीट करने के बाद रिबन को तोड़ते हुए वो तो भी काफ़ी आगे दूरी तक दौड़ता चला जाता है। वो तुरंत क्यों नहीं रुक जाता? क्योंकि वो थक गया होगा, रुक जाना चाहिए, लेकिन धीमी धीमी गति करके वो रुकता है। उसका कारण क्या है? जब व्यक्ति यानी धावक तीव्र गति से रेस कर रहा है तो उसका संवेग काफ़ी अधिक है। संवेग उसका बहुत अधिक है और रुकने में उसका संवेग क्या हो जाना है? शून्य, यानी उसको डेल्टा पी, अगर उसका वी वेग है तो इतना संवेग परिवर्तन करना है रुकने में। अब लगेगा कितना उसकी मसल्स के ऊपर बल, ये डिपेंड करता है समय पर। तो यदि वो तीव्र गति से रुक जाता है तो उसके संवेग में होने वाला परिवर्तन का समय बहुत कम और संवेग परिवर्तन की दर बहुत अधिक, यानी उसकी मांसपेशियों पर लगने वाला बल बहुत अधिक होगा, जिससे उसकी मांसपेशियों को बहुत क्षति हो सकती है। यदि वो धीमी धीमी गति से रुकता है तो उतने ही संवेग परिवर्तन के लिए समय को वो बढ़ा देता है और समय बढ़ने के कारण मसल्स पर, मांसपेशियों पर लगने वाले बल में कमी आ जाती है, जिससे उसके मांसपेशियों को क्षति होने की संभावना कम रहती है। इसीलिए किसी भी एथलीट्स को एडवाइस की गई होती है कि रेस कंप्लीट करने पर वो धीरे धीरे रुके। तो इस प्रकार से बहुत सारे रीजन्स जो नॉर्मल लाइफ में हम देखते हैं उनको हम डिफाइन कर सकते हैं न्यूटन सेकंड लॉ की हेल्प से, न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम की हेल्प से। तो स्टूडेंट्स इनको तैयार करिए, इंटरेस्टिंग वे में है। नॉर्मल लाइफ में भी और बहुत सारे रीजन्स आप देख सकते हैं जिनमें इस तरह की घटनाओं का उपयोग किया जाता है। ट्रेन की जो बोगियां होती हैं उन्हें इसी तरीके के बफर रीजन से उनको जोड़ा जाता है, क्योंकि वो भी स्प्रिंग सिस्टम की तरह वर्क करता है।
जब ट्रेन चलती हैं तो झटके लगते हैं, आपस में टकराएं ना हमारी बोगियां, तो उनके लिए उनके जर्क यानी झटकों से लगने वाले बल को, समय को बढ़ा दिया जाता है, जिससे लगने वाले बल में कमी आ जाती, तो बोगियों और उसमें बैठे यात्रियों को कम बल का आभास होता। तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो नॉर्मल लाइफ में भी आप देखेंगे, जिसमें हम इस तरह की घटनाओं का इस्तेमाल करते हैं कि हम समय को बढ़ा देते हैं, संवेग परिवर्तन की दर को घटा करके व्यक्ति या वस्तु पर लगने वाले बल को कम कर देते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम और इम्पॉर्टेंट रीजन्स लेकर के चलेंगे। तब तक मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।